नमस्कार, मेरा नाम है विवेक वैभव और आप देख रहे हैं मक्केश्वर अवेकन्स। राहुल गांधी आजकल देश में घूम घूम कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट चोरी हो गया है। उनके कहने का मतलब है कि मौजूदा सरकार ने इलेक्शन को रिग करके या फर्जीवाड़ा करके ये इलेक्शन को जीता है। हालांकि अभी तक तो वो ये बता रहे थे कि भाई ईवीएम में ही गड़बड़ है, वोट इसको डालो, बटन उसको दबाओ और वोट किसी और को चला जा रहा है। और अब अचानक से उन्होंने ईवीएम को क्लीन चिट दे दी है और सारा का सारा इल्जाम और सारा का सारा सवाल इलेक्शन कमीशन पे ही फोड़ दिया है। भाई सुनने वालों को भी लग सकता है कि हाँ भाई, जिसकी सरकार है, जो सत्ता में है, जो पावर में है, वो अपनी एजेंसीज को अपने हिसाब से मनमर्जी तरीके से इंस्ट्रक्शंस देकर अपने काम करवा सकता है। और इसको सपोर्ट करने के लिए राहुल गांधी ने बहुत सारे वोटर लिस्ट के एग्जाम्पल्स भी दिए। हालांकि वो एक एक करके किस तरह से गलत साबित होते गए ये मैं आगे आपको बताऊंगा। हालांकि अभी मैं जिस बारे में बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि राहुल गांधी जो ये कुछ कर रहे हैं, इलेक्शन रिगिंग का मामला या वोट चोरी का मामला, ये कोई नया या यूनिक आइडिया नहीं है। यूनिक क्या, ये तो उनका आइडिया ही नहीं है। पहले आप पैटर्न समझिए कि आखिर किया क्या जा रहा है, फिर आपको बताऊंगा कि यही पैटर्न इसके पहले किन किन देशों में लागू किया जा चुका है रिजीम चेंज कराने के लिए। रिजीम चेंज का मतलब होता है वहां की जो मौजूदा सरकार है और सत्ता है उसको वहां से बाहर करके किसी ऐसे व्यक्ति को बिठा देना जो कि आपके फायदे का हो। फिर आपको बताऊंगा कि इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं या कौन कौन से देश हैं। राहुल गांधी ये खुद से कर रहा है कि इस मामले में वो भी किसी का पपेट बना हुआ है अपने निजी फायदे के लिए। दरअसल राहुल गांधी अपनी लगातार हार से इतने निराश हो चुके हैं कि उन्हें सत्ता में आने का और कोई जरिया ही नजर नहीं आ रहा। और सत्ता को वापस पाने का जो रास्ता उन्होंने अख्तियार किया है वो इतना खतरनाक और अराजक है कि जब आपको उसके बारे में पता चलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे कि ये लोग भारत में भी ऐसा ही कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले आपको ये बता दूं कि ये जो अलग अलग देशों में रिजीम चेंज या सत्ता का परिवर्तन किया जाता है या कराया जाता है, ये मोस्टली अमेरिकन डीप स्टेट, अमेरिकन गवर्नमेंट या फिर यूरोप के अलग अलग जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इस काम को कराने में माहिर हैं। वो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं ऐसे लोगों के पीछे ताकि वो अपने लोगों को बिठा सकें और जो मौजूदा सरकार है जो अपने देश के हित के बारे में सोचती है उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। इसके लिए पैटर्न क्या वो फॉलो करते हैं। पैटर्न ये होता है, हालांकि अलग अलग देशों में अलग अलग पैटर्न उन्होंने फॉलो किए हैं, जैसे कि इराक और लीबिया का भी एग्जाम्पल है, वो मैं आगे आपको थोड़ा सा बताऊंगा संक्षेप में। लेकिन मोस्टली जो एक पैटर्न जो मैं बता रहा हूँ वो होता है स्टूडेंट प्रोटेस्ट। पहले वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट फैलाएंगे सरकार के खिलाफ, सरकार की कोई भी एक नीति या पॉलिसी को उठा लेंगे। स्टूडेंट्स तो वैसे भी बहके होते हैं पहले से ही, मतलब जवान होते हैं, जवान खून होता है, आंदोलित होते ही हैं। कोई भी चीज उनको एक समझा दी जाती है कि ये गलत है, उसमें पूरा जो इंटरनेशनल मीडिया है, दूसरा एनजीओज और इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू इसको फंड किया जाता है और एम्पलीफाई किया जाता है। खूब चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे वेस्टर्न मीडिया में, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, हफिंगटन पोस्ट, ये सब बोलना शुरू करेंगे। इसके साथ में वहां के जो नेता सांसदगण होते हैं वो भी अपनी पार्लियामेंट में इस तरह के बयान देना शुरू कर देते हैं कि भाई इस कंट्री में तो डिक्टेटरशिप है, फासिज्म है, वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सरकार जो है वो डेमोक्रेटिक तरीके से काम नहीं करी है, लोकतंत्र वहां पे मर गया है, खत्म हो गया है। और आखिर में फिर इसी को मुद्दा बना के किसी ना किसी अलग तरीके से जो डीप स्टेट होता है या जो वेस्टर्न सोसाइटीज हैं वो अपना कोई ना कोई पपेट बिठा देती हैं। या तो वो कोई इलेक्शन ऐसा करा लेंगी जिसको वो अपने ऑब्जर्वेशन में रखती हैं और फिर अपने लोग को जितवा के वहां बिठा देंगी। और अगर इलेक्शन नहीं करवा सकते तो कार्यकारी गवर्नमेंट के नाम पर किसी को वहां पे बिठा दिया जाता है कि जब तक भाई अगली सरकार का चयन नहीं हो जाता, चुनाव नहीं हो जाता, तब तक एंट्रीम गवर्नमेंट है। यही पैटर्न भारत में भी हो रहा है जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको बता देता हूं कि इस पैटर्न का वो देश जिसपे सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था वो था यूक्रेन। अब यूक्रेन पे जो इस एक्सपेरिमेंट का टाइम फ्रेम है वो काफी लंबा है, 2004 से 2019 तक। और 19 के बाद से आज तक क्या हो रहा है ये आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से रशिया वॉर में उलझा हुआ है। वो भी कहीं ना कहीं इसी का कारण है। वो जैसे ही मैं पूरी बात आपको बताऊंगा ये पूरा जो डॉट्स है वो आपको स्टैब्लिश हो जाएगा और आप लिंक कनेक्ट कर पाओगे कि जो रिजीम चेंज किया गया था पहले, जिसकी वजह से आज यूक्रेन वॉर की स्थिति में है और उसकी क्या तहस नहस हुई है उसकी इकोनॉमी और वहां के लोगों की, वो भी मैं आपको डेटा में दिखाऊंगा। तो पहला जो रेवोल्यूशन नहीं, मैं तो कहूंगा कि इसको आप रिजीम चेंज का ऑपरेशन कह लीजिए, जो किया गया था यूक्रेन में, वो था 2004 में। 2004 में यूक्रेन में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है जिसमें यानुकोविच और यूशचेंको ये दोनों कैंडिडेट थे और यानुकोविच जीत जाता है।
लेकिन जैसे ही इलेक्शन कमीशन ये घोषणा करता है कि भाई यानुकोविच जीत गया है, और जाहिर सी बात है कि वो अमेरिकन डीप स्टेट का सपोर्टेड पपेट नहीं था, बल्कि वो एक राष्ट्रवादी था, और वो रशिया की तरफ थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन था अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि रशिया हमेशा से ये कहता रहा है कि भाई यूक्रेन को नाटो में नहीं जाना चाहिए और उसको न्यूट्रल बने रहना चाहिए, क्योंकि रशिया ये कभी नहीं चाहता है कि जो नाटो जो है उसके बॉर्डर तक आ जाए। और ये नाटो वाले जो हैं, जो भी यूरोपियन और अमेरिकन स्टेट हैं जिन्होंने अपना एक 32 देशों का संगठन बना रखा है, नाटो करके सैन्य संगठन है, कि कोई भी अलग देश जो इन 32 में से किसी एक पे हमला करेगा तो ये 32 मिलकर उसको मारेंगे। तो ये चाहते हैं कि यूक्रेन में घुस जाए। तो उस टाइम इसी टाइप का कोई एग्रीमेंट था यूरोप के साथ, यूरोपियन एग्रीमेंट करके, जो कि यूरोप ये चाहता था कि यूक्रेन उनके साथ करे, पर यानुकोविच जो था वो इसके लिए राजी नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, एक रेवोल्यूशन, ऑरेंज रेवोल्यूशन के नाम से स्टूडेंट प्रोटेस्ट खड़ा कर दिया, ये कह के कि इलेक्शन रिग्ड है। अब सरफेस पे तो ये दिखता है कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, वहां के सारे स्टूडेंट ऑरेंज कलर के बैंड्स, रिबन्स वगैरह और कपड़े पहन पहन के सड़कों पे उतर गए, हंगामा मच गया। और वही एनजीओज की फंडिंग होने लगी वहां पे, वेस्टर्न मीडिया को फंड किया गया इसके सपोर्ट में, नैरेटिव चलाने के लिए। और वही सारे नाम जो हमेशा जाने पहचाने, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, हफिंगटन पोस्ट, बीबीसी, इस तरह के लोगों ने ये नैरेटिव चलाना शुरू किया कि भाई जो यूक्रेन में गवर्नमेंट चुनी गई है वो लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं चुनी गई है, और यानुकोविच को जो है वो हटा देना चाहिए। मामला बहुत बढ़ गया, और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि वहां की सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, दबाव के कारण चुनाव को खारिज करना पड़ा और री इलेक्शन करने की मांग करा दी गई। मांग क्या करा दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई री इलेक्शन कराइए और इस वाले को हम खारिज करते हैं। री इलेक्शन हुआ, और जैसा कि होना ही था कि जो एनजीओज थे, यूएसएड, ओपन सोसाइटी, फ्रीडम हाउस, इस तरह के जो एनजीओज थे, उन्होंने भर भर के इस चुनाव में फंडिंग करी, नैरेटिव को सेट किया और यूशचेंको को जितवा दिया। अच्छा देखिए, सेम इलेक्शन कमीशन ने पहला चुनाव भी कराया था, सेम इलेक्शन कमीशन ने सेकंड चुनाव भी कराया। ये इलेक्शन रिग्ड नहीं था ऐसा कह रहे हैं, और पहले वाला रिग्ड था। क्यों? क्योंकि अब जो चुनाव हुआ है और इस बार जो रिजल्ट आए हैं वो इनके मन मुताबिक है। अब जो यूरोपियन यूनियन चाहेगा, यूशचेंको उसको करने के लिए तैयार है। अब जो वेस्टर्न सोसाइटी और अमेरिकन सोसाइटी जो चाहेगी, अमेरिकन गवर्नमेंट, वो यूशचेंको करने के लिए तैयार है, ये उनका पपेट है। तो अब भाई इलेक्शन फेयर एंड फ्री है, और उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ये चलता रहा, वहां पर रेवोल्यूशन खत्म हुआ। फिर बीच में चूंकि 2004 से लेकर 2013-14 तक का एक लंबा वक्फा होता है, तो यानुकोविच एक बार फिर से सरकार में आ गए। अब फिर वापस 2014 का मामला है, जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वापस से होने वाले थे यूक्रेन के अंदर। इस बार भी चूंकि यानुकोविच वेस्टर्न गवर्नमेंट्स का आदमी तो था नहीं, वो तो यूक्रेन के भले के लिए सोचता, और जैसा कि पता है कि वो थोड़ा रशिया की तरफ लीनिंग था, तो उसने फिर से कोई यूरोपियन एग्रीमेंट होने वाला था, उसने वो कैंसिल करा। दबाव में आकर के, रशिया के दबाव में आकर के ऐसा नैरेटिव चलाया जाता है। सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट को एग्रीवेट किया जाता है, इनिशिएट किया जाता है, और इस बार इसका नाम दिया जाता है यूरो मैदान। हजारों लाखों लोग सड़कों पे आ जाते हैं, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो सामान्य नागरिक हैं वो भी उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनते हैं। अमेरिका वालों का कलेजा देखिए कि इस बार उन्होंने छुप के भी सपोर्ट नहीं किया कि एनजीओ के माध्यम से सपोर्ट कर रहे हैं या मीडिया के माध्यम से, बल्कि यूएस की जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, विक्टोरिया नुलैंड, वो तो सीधे यूरो मैदान में पहुंच गई जो प्रोटेस्टर्स थे उनके बीच में, और वहां जाके उनको समर्थन कर दिया। तो अब ये जो लोग कहने की कोशिश करते रहते हैं कि भाई नहीं, ये जो था ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट था, वहां की जनता का प्रोटेस्ट था, डेमोक्रेसी के, एंटी डेमोक्रेसी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट था, अब तो ये बात छुपी भी नहीं थी। जो ये कहते रहते कि भाई हम तो मीडिया है, हमारा काम होता है चीजों को दिखाना, और वहां पे क्या हो रहा है वो हम दिखा रहे हैं, भले ही वो उसके कवर में नैरेटिव अपना चलाते हैं कि भाई डेमोक्रेसी मर गई। भाई कैसे मर गई? चुनाव तो हुआ ही था। लेकिन ये जो दूसरा वाला जो प्रोटेस्ट हुआ, वहां पे कुछ छुपा भी नहीं हो, वो तो सरकार के लोग वहां पे जाके शामिल हो रहे हैं, यूरोप के और अमेरिका के, और प्रोटेस्टर्स को समर्थन दे रहे हैं सामने सामने। तो वही हुआ जो होना था, यानुकोविच को हटा दिया गया, जो प्रो वेस्ट का जो पपेट था उसको वहां पे बिठा दिया गया, और जैसे ही वो बैठा, वो नाटो की सारी बातें मानना शुरू कर दी, और रशिया को यहीं पे आया गुस्सा। आपने सुना होगा 2014 के आसपास कि रशिया ने क्रीमिया और डॉनबास को, जो कि उस वक्त में यूक्रेन का हिस्सा थे, उसको अटैक करके अपने अंदर मिला लिया था। दरअसल रशिया का उस वक्त में ये कहना था कि डॉनबास और क्रीमिया के जो लोग थे, ये जो गवर्नमेंट चेंज हुई थी, उनका ये मानना था कि ये डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं हुई, और ये वेस्ट ये कह रहा था कि भाई जो पहले वाली थी वो डेमोक्रेटिक नहीं थी। तो रशिया ने इन दोनों को बेस बना करके वहां पे जो अलगाववादी ग्रुप थे उनको हथियार भी दिए, और बाद में खुद ही अटैक करके इनको अपने में मिला भी लिया।
और ये उसी के रिस्पॉन्स में था जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने यूक्रेन में कराया रिजीम चेंज के नाम पर प्रोटेस्ट के थ्रू। रशिया ने उसी के अगेंस्ट में, उसी के विरोध में जाकर ये क्रीमिया और डॉनबास को अपने अंदर में लिया था। रशिया यूक्रेन को बहुत पहले समझा रहा है कि भाई इधर उधर मत जाओ, हमारे साथ रहो, हम तुमको सपोर्ट करेंगे। और बात सही भी है भाई, दुनिया को पता है कि अमेरिका और वेस्ट रशिया से जलता है, और रशिया को जो यूएसएसआर था पहले जितना बड़ा था, उसको तोड़ने का काम तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने किया था। तो रशिया का हितैषी तो है नहीं वेस्टर्न वर्ल्ड, ये सबको पता है। और कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी कि हमारा जो दुश्मन देश है, जो हमारा हितैषी नहीं है, वो हमारे बॉर्डर पे आके बैठ जाए। तो इन दोनों के बीच में सिर्फ यूक्रेन ही एक फासला बचा है। लेकिन चलिए, वो जो पपेट था जो 2014 में आया था, उससे भी वेस्टर्न वर्ल्ड शायद वैसा कुछ नहीं करवा सका जैसा कि वो चाहता था। तो 2019 में उन्होंने ज़ेलेंस्की, जो एक कॉमेडियन एक्टर था, जैसा कि राहुल गांधी को आप समझ सकते हैं, अगर कंपैरिजन करें तो एक्टर तो नहीं है, लेकिन हर जगह अपने को एज एन एक्टर ही दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। कभी ट्रक ड्राइवर बन जाते हैं, कभी बारिश में फोटो शूट करवाने लगते हैं, कभी मैकेनिक बन जाते हैं, तो कभी कुछ। अरे भैया, मॉडल थोड़ी हो तुमको मॉडलिंग करनी है क्या कि अलग अलग गोविंदा की तरह कभी इंस्पेक्टर, कभी वकील, कभी डॉक्टर बन के फोटो खिंचाते फिर रहे हो? तुम नेता हो, तुम्हारे विचार मायने रखेंगे। आप जनता में क्या विचार दे रहे हैं कि भाई हम देश को कैसे चलाना चाहते हैं, देश में भी क्या गड़बड़ हो रही है, जब हम आएंगे तो क्या सही करेंगे, उस बारे में आप बताएंगे तो देश की जनता को समझ में भी आएगा। देश की जनता बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों की तरह पप्पू तो है नहीं कि आपकी पप्पू वाली बातों में आ जाएगी। भारत की जनता बहुत मैच्योर और समझदार है। तो ये राहुल गांधी फोटो शूट कराते रहते हैं, इसका कुछ मतलब इनको निकल नहीं पाता। बस ये फोटो और इंस्टाग्राम में ही हीरो दिखते हैं कि अरे भाई हीरो है। अरे भैया, हीरो बनना है तो फिर फिल्मों में जाइए ना, बॉलीवुड में जाइए ना। नेतागिरी और राजनीति में कहां से आ गए आप? तो ज़ेलेंस्की को भी वैसे ही ये अमेरिकन वालों ने और वेस्टर्न वर्ल्ड ने उठा करके, जो कि एक कॉमेडियन एक्टर था, सीरियस एक्टर भी नहीं, उसको उठा करके और उसको इस तरह से हीरो की तरह प्रोजेक्ट किया गया कि भाई ये क्लीन फेस है, कि ये आउटसाइडर है, किसी पॉलिटिकल पार्टी या राजघराने से इसका संबंध नहीं है। जैसा कि हमारे यहाँ जो नैरेटिव बार बार ये चलता है कि जो राज परिवार हैं, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, तो वहां पे भी ये प्रचार किया गया कि भाई डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से नहीं आ रहा है, ये तो एकदम ही बाहरी है, राजनीति से इसका अभी तक कोई लेना देना नहीं था, करप्ट नहीं है, अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना नाम खड़ा किया गया है। जैसा कि केजरीवाल ने भी अपने को यही कह के प्रमोट किया था, और बाद में दिल्ली के अंदर उसने क्या किया और उसकी पार्टी ने क्या किया, ये सबको पता है। उसके जीत का मार्जिन 73% था। 73% वोटों से ज़ेलेंस्की जीत करके यूक्रेन का प्रेसिडेंट बन गया। बन तो गया, लेकिन हुआ क्या? अमेरिका की शह पे उसने रशिया से पंगा ले लिया, नाटो में शामिल होने के लिए उसने अग्रीमेंट पे हस्ताक्षर कर दिए, जो कि रशिया को नहीं चाहिए था और वो मना कर रहा था। और इसके वैलिड रीजंस भी हैं। रशिया तो अटैक करने गया नहीं था, सिर्फ इतना कह रहा था कि भाई नाटो में मत जाओ। नाटो को भी उसने ये कह के रखा था बहुत पहले ही, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था, कि आप जितना विस्तार कर चुके हैं अब इससे आगे आप नहीं बढ़ेंगे। लेकिन नाटो वाले मान नहीं रहे थे, लगातार एक के बाद दूसरे देशों को हड़पे ही जा रहे थे, और ये अब आखिरी था। इसके बाद सीधा वो रशिया के बॉर्डर पे आ जाते, जो कि रशिया नहीं चाहता था। और ये यूक्रेन को समझना चाहिए था, मतलब ज़ेलेंस्की को, जो उनका नेता था। लेकिन एक कॉमेडियन एक्टर को क्या ही समझ में आएगा, एक पप्पू को जिसने राजनीति का ABCD भी नहीं पढ़ा, जो फॉरेन पॉलिटिक्स को ना समझता है, ना जानता है, ना जिसने उसके इतिहास को पढ़ा है। तो वो तो सिर्फ एक पपेट था, वो बैठ गया और उससे उन्होंने अपना काम करा लिया और रशिया को मजबूरन अटैक करना पड़ा। युद्ध के पहले जिस यूक्रेन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी काफी कम थी, वो अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जिसकी GDP लगातार स्टेबल और ग्रो कर रही थी, वो 2022 और 23 के अंदर नेगेटिव में चली गई थी, और अब जाके 2024 में थोड़ा सा पॉजिटिव में आया है। नेशनल डेट वहां पर डबल हो गया है, जो पहले नहीं था। गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि जिसकी हद नहीं। जाहिर बात है भाई, रोज बम धमाके होंगे, अटैक्स हो रहे हैं, तो आप इंडस्ट्री पे ध्यान थोड़ी दोगे, आप रोजगार धंधे पे ध्यान थोड़ी दोगे। लोग तो वहां से भाग रहे हैं, मर रहे हैं। 4-5-6 सालों में ये हालत कर दी उसने उस देश की, जो कि यूरोप का एक डेवलप्ड कंट्री माना जाता था, बहुत खूबसूरत माना जाता था, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जिसका काफी योगदान था, गेहूं का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था रशिया के बाद। अपनी जिद, बेवकूफी के कारण, और जिद और बेवकूफी भी नहीं कहूंगा मैं तो, कि वो तो पपेट ही था अपनी, मतलब यूरोप और अमेरिका की बातों में आके उसने पूरा एक देश ही बर्बाद करवा दिया गया। अब आ जाते हैं अपने देश के पास के ही दूसरे एग्जाम्पल, बांग्लादेश पर। भारत की भी बात करेंगे और राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन की भी बात करेंगे, लेकिन आप पहले पैटर्न समझिए। एग्जाम्पल सिर्फ 2 ही देशों का दे रहा हूं, लेकिन ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये तकरीबन 24 देशों में इसी तरह के काम करवा चुका है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इनको किसी भी देश में एक मजबूत सरकार चाहिए ही नहीं होती है, जो
सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचे। तो इसलिए ये लोग मजबूत सरकारों को गिराकर हटाकर अपने पपेट्स बिठाते हैं कि वो इनके मन के मुताबिक काम करा सके। अगर किसी देश में वॉर कराना हो तो खुद से नहीं लड़ेंगे, इनको मोहरा बना करके लड़वा देंगे और इनको ही अपने आर्म्स एंड एम्यूनेशंस बेचते रहेंगे जो पुराने वाले हैं। इन्हीं देशों की पपेट सरकारों से ये अपने मन मुताबिक ट्रेड और टैरिफ डील्स करते रहते हैं, जिसमें सिर्फ उनका ही फायदा होगा, दूसरे देश का नहीं। जैसा कि अगर मनमोहन सिंह के कालखंड को आप देखेंगे तो उसमें फॉरेन कंट्रीज से ऐसे ऐसे तरह के ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं कि आपका सुन के दिमाग ही खराब हो जाएगा। अभी नहीं बताऊंगा, विषयांतर हो जाएगा, फिर कभी उस बारे में बात करेंगे। तो ये बांग्लादेश का मैटर शुरू कैसे हुआ? आपको पता है कि बांग्लादेश में भी अभी अभी पिछले साल ही शेख हसीना को हटाकर मोहम्मद यूनुस को वहां का इंटरिम सरकार की जिम्मेदारी दी गई है। तो होता यह है कि बे ऑफ बंगाल में एक सेंट मार्टिन्स नाम का एक आइलैंड है जो कि बांग्लादेश के कब्जे में यह कहें कि उसकी टेरिटरी में आता है। अमेरिका ने यह डिमांड रखी कि भाई ट्रेड डील्स के बदले में, जैसा कि ट्रंप हमेशा कहता रहता है, ये जो सेंट मार्टिन्स का आइलैंड है वो हमको दे दो। किस लिए? ताकि हम वहां पे मिलिट्री बेस बना सकें। अब वो मिलिट्री बेस बनाना क्यों चाहता था? दरअसल वहां से स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो गुजरता है, जहां से बाकी के एशियन जो देश हैं वहां से उनकी ट्रेडिंग शिप्स जो हैं वो गुजरती हैं। तो अगर उस पर किसी का कब्जा हो जाता है तो कभी ऐसी सिचुएशन, क्राइसिस सिचुएशन आती है, वॉर की सिचुएशन आती है, तो जो स्टेट ऑफ मलक्का को कंट्रोल करता है तो वही सारा ट्रेड कंट्रोल करेगा, वो तो जब चाहेगा रोक देगा। तो अमेरिका ये चाहता था कि वहां सेंट मार्टिन्स में अपना मिलिट्री बेस बना करके चाइना को इस तरह से वो नजर भी रख पाएगा, वहां से कंट्रोल भी कर पाएगा और कभी अटैक करना हो तो वहां से पास भी पड़ेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा डर अमेरिका को रहता है वो ये कि भारत ग्रो ना कर जाए। जिस तरह से आजकल टैरिफ वॉर चल रहा है उसमें आपने देखा ही है कि क्या हो रहा है, वो इसी का नतीजा है। क्योंकि भारत जिस तरह से ग्रो कर रहा है तो सेंट मार्टिन आइलैंड उसको इसलिए भी चाहिए था ताकि भारत पे भी वो नजर रख सके वहां से, और कभी कोई सैन्य कार्रवाई करनी हो भारत पे तो वहां से बहुत इजीली किया जा सकता है। बे ऑफ बंगाल से तो हमारा पास नहीं है। लेकिन शेख हसीना की जो बांग्लादेशी गवर्नमेंट थी वो भारत के हमेशा फेवर में रहती है, और भारत भी जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है वो उनको अपनी बहन कहते हैं, राखी भी बांधते हैं, वो भी उनको अपना भाई कहती हैं। और भारत उनको काफी फाइनेंशियल एड जो है वो बांग्लादेश को, शेख हसीना की गवर्नमेंट को मोदी की सरकार में किया। तो शेख हसीना ने भारत के हित का ध्यान रखते हुए अमेरिका को ये साफ साफ मना कर दिया कि भाई सेंट मार्टिन आइलैंड हम नहीं देंगे। तो अब होता क्या है, वही कॉपी पेस्ट प्लेबुक स्टाइल जो अन्य देशों में, या जो पहले मैंने यूक्रेन के बारे में बताया, वही चीज यहाँ भी एक्टिवेट की जाती है। पहले तो IMF से और अलग अलग जो UN की ऑर्गेनाइजेशंस है उनसे धमकाने की या प्रेशर बनाने की, फाइनेंशियल प्रेशर बनाने की, सैंक्शंस लगाने की बात करता है यूरोप नहीं, अमेरिका बांग्लादेश पे कि भाई मान जाओ नहीं तो फिर हम ये करेंगे। शेख हसीना नहीं मानती है। तो वही वो क्या करते हैं कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट एक्टिवेट करते हैं। हुआ ये होता है कि वहां पे कोई जॉब वगैरह की वैकेंसी या रिजर्वेशन वगैरह निकला था जिसमें कुछ कोटा कम था, तो कुछ स्टूडेंट्स की ये मांग थी कि भाई कोटा बढ़ाया जाए। तो इसी प्रोटेस्ट को अमेरिकन डीप स्टेट ने पकड़ लिया और उसमें वही NGOs के तहत फंडिंग करवा के उसको काफी हवा दे दी। उसमें वेस्टर्न मीडिया इन्वॉल्व हो गया और वो एक नैरेटिव चलाने लग गया कि भाई जो शेख हसीना की गवर्नमेंट है वो तो डेमोक्रेटिक है ही नहीं, वो तो फासिस्ट है, वो लोगों की बात ही नहीं सुन रही। स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है, जनता ये बात कह रही है, ये मांग कर रही है, वो सुन ही नहीं रही। शेख हसीना की यहाँ गलती ये भी हुई कि उन्होंने क्या किया कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट को बजाय इसके कि वो डेलिकेटली और सॉफ्टली हैंडल करें, बातचीत से सॉल्व करें, उन्होंने टैंक्स उतार दिए ढाका की जमीन पर और शहरों में। अब ये तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है अगर टैंक उतार दे कोई सरकार अपनी ही जनता, और जनता में भी बच्चों के खिलाफ। स्टूडेंट तो बच्चे ही कहे जाते हैं कि भाई कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनको इतनी समझ नहीं है, उनकी कोई डिमांड है तो आप बातचीत से मसले को हल करिए, पर ऐसा हुआ नहीं। तो जब ये हुआ तो बस अमेरिकन डीप स्टेट को यही तो एक मौका चाहिए था। उन्होंने क्या किया, इसी को आधार बना करके बांग्लादेशी आर्मी से कू करा दिया शेख हसीना का। वो तो शेख हसीना को मार ही देते, जैसा कि आपने देखा भी होगा कि वहां की जो जनता थी, जनता क्या खास करके कहें कि जो दूसरी पार्टी के जो लोग थे, जो खालिदा जिया की पार्टी के थे, उनको ये एक मौका मिल गया था। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के घर पे चढ़ाई कर दी। वो तो भला हो कि भारत ने ऐन मौके पे हस्तक्षेप किया और वहां की मिलिट्री को कहा कि भाई कुछ होना नहीं चाहिए, और फिर भारत ने अपनी मिलिट्री के कुछ लोग वहां भेजे हेलीकॉप्टर वगैरह के साथ ताकि शेख हसीना को वहां से निकाला जा सके, और निकाल के आके भारत में उनको सेफली रखा गया है। तो इस तरह से अमेरिकन डीप स्टेट ने शेख हसीना को बांग्लादेश से हटा दिया और अपना पपेट मोहम्मद यूनुस को ये कहा गया कि भाई
ये नोबेल लॉरिएट है, पढ़ा लिखा है, हाँ बहुत इंटेलिजेंट आदमी, और इसी तरह के लीडरशिप की जरूरत है बांग्लादेश को, उसको बिठा दिया। बिल्कुल वही मॉडल जो यूक्रेन में जेलेंस्की के लिए किया गया था कि भाई साफ सुथरा चेहरा है, करप्ट नहीं है और आउटसाइडर है और इसी तरह की लीडरशिप की जरूरत है, वही काम बांग्लादेश में भी किया गया। यही काम इन्होंने लीबिया में गद्दाफी के खिलाफ और इराक में सद्दाम हुसैन के खिलाफ भी किया था। उस वक्त इन्होंने ये कह दिया था कि भाई इराक में तो न्यूक्लियर वेपन है और ये डिक्टेटर है, उसको बोल के मरवा दिया। हालांकि बाद में न्यूक्लियर वेपन मिला नहीं, लेकिन मरवा तो दिया ही, वहां के तेल के कुओं पर कब्जा कर लिया। और आज उस देश की हालत क्या है? एक टाइम पे प्रॉस्परस नेशन था, अच्छी खासी कमाई थी लोगों की और अच्छा खासा अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लीबिया को भी बर्बाद कर दिया डिक्टेटर बता करके, और इराक को भी बर्बाद कर दिया। वही काम यूक्रेन के साथ हुआ है आज, आप देख ही रहे हो। और वही काम बांग्लादेश के साथ भी होना लगभग शुरू हो ही गया है। मोहम्मद यूनुस आए दिन कभी चाइना के पाले में जाके बैठता है, भारत को उकसाता रहता है। भारत कब उस पर अटैक कर देगा और चिकन नेक को चौड़ा कर लेगा उसको समझ में भी नहीं आ रहा। लेकिन मोदी जी को ठंडा करके खाने की आदत है, वो अभी देख रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। कभी किसी दिन मौका आएगा, जैसे कि उन्होंने कहा ही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि ऑपरेशन 2.0 जो है सिंदूर का, वो पाकिस्तान की तरफ नहीं होगा, हो सकता है कि वो बांग्लादेश की तरफ हो जाए। और बांग्लादेश पाकिस्तान से भी नजदीकियां रोज बढ़ा ही रहा है, तो ये सारे काम तो भारत के विरोध में ही जाकर वो कर रहा है। बस ये है कि भारत अभी तक उसको सबक सिखा नहीं रहा है। अब आ जाते हैं भारत पे। कॉन्टेक्स्ट तो सेट हो गया, आपने देख लिया यूक्रेन में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ। तो भारत में ये मॉडल कैसे लागू किया जा रहा है, कब से लागू हुआ है और इसके तहत कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, वो एक एक करके आपको बताता हूं। बहुत बार जो चीजें ऑर्गेनिक दिखाई पड़ती हैं, ऑर्गेनिक होती नहीं है, कंस्ट्रक्टेड होती हैं। जैसा कि सीएए का आंदोलन हुआ था 2014 में, जब भाजपा जीत गई तो बाकी विपक्षी पार्टियां और ये जो लेफ्ट लिबरल वाले गैंग है और डीप स्टेट है, इनको लगा भाई फ्लूक था, एक बार जीत ही सकती है कोई पार्टी, तो इतनी जल्दी हड़बड़ाने की क्या जरूरत है। बाद में ये हुआ कि 2019 में भाजपा वापस से जीत गई, और सिर्फ जीती नहीं, 303 की बहुत बड़ी बहुमत लेकर आ गई अकेले दम पर। अब ये लोग परेशान हो गए कि भाई 5 साल तो पहले रह गए और 5 साल अब और रहेंगे, तो अब किया क्या जाए। तब इन्होंने सीए को मुद्दा बनाया। वो कोई मुद्दा था नहीं, लेकिन नैरेटिव किस तरह से सेट किया जाता है कि भाई मुसलमानों की नागरिकता छीन जाएगी, जबकि वो विदेशी नागरिकों जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में सताए गए मुसलमानों के अलावा किसी और धर्म के लोग हैं, हिंदू, सिख, बुद्ध, क्रिश्चियन, इनको नागरिकता देने का कानून था। लेकिन हमारे देश में तो कुछ लोग वैसे ही उबले रहते हैं, और खासकर भाजपा और मोदी के खिलाफ तो बहुत ज्यादा उबले रहते हैं, उनको तो मौका चाहिए रहता है। और पैसा लेकर के इस देश में, वो जो जिस कौम की बात कर रहा हूं, उस कौम में पैसे की इतनी कमी है कि पैसा ले करके चाहे पत्थर फेंकना हो, चाहे दंगे फसाद करना हो, इसकी कमी नहीं है उनकी कौम में। लेकिन सीएए का प्रोटेस्ट शुरू कैसा हुआ? जैसा कि मैंने बताया कि डीप स्टेट पहले इसको स्टूडेंट प्रोटेस्ट बनाता है। तो हमारे देश में तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो लेफ्ट लिबरल थॉट प्रोसेस के एक हब बने हुए हैं, उसकी कमी ही नहीं है। और इस्लामिस्टों के भी, तो जामिया मिलिया पूरा लेफ्ट लिबरल और इस्लामिस्टों के कब्जे में है, जेएनयू लेफ्ट लिबरल्स, एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ के स्टूडेंट्स को क्लच में ले करके पहले ये प्रोटेस्ट शुरू कराया गया सीए के खिलाफ। आपको याद होगा, हम लेके रहेंगे आजादी, जिसमें कन्हैया कुमार, उमर खालिद जैसे लोग शामिल हुए। तो उमर खालिद तो अभी तक जेल में, क्योंकि देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहा था, और हर साल ये लोग उसको याद करते हैं कि उमर खालिद की बरसी है, भाई अभी भी जेल में, तो भी जेल में ही रहेगा। भाई तुम देश को तोड़ने की बात करोगे और लेके, किससे आजादी चाहिए भाई तुमको, किससे? बाकी लोग क्यों नहीं आजादी मांग रहे? और तुमको आजादी चाहिए थी तो 1947 में दी तो थी, आजादी नहीं चाहिए। ये इस तरह के सबके अपने अपने एजेंडे होते हैं जो कहीं ना कहीं से आकर के मिल जाते हैं। इनको चाहिए भारत में इस्लामिक स्टेट, और डीप स्टेट अमेरिकन लॉबी को ये चाहिए कि भारत में उनका पपेट बैठे। ये दोनों मिल जाते हैं कि मिल के अपना काम करेंगे अपने अपने। खैर, उसको बढ़ाया गया, ये लोग दिल्ली के शाहीन बाग में धरना देके बैठ गए, पूरा ग्लोबल मीडिया वहां पे आ गया। ये जो आंदोलन है, ये देश में और कहीं पे भी नहीं चल रहा था, सिर्फ शाहीन बाग में चल रहा था। छोटा सा एरिया है, कुछ हजार लोग वहां बैठे थे, लेकिन ग्लोबल मीडिया इसको इतना एम्पलीफाई कर रहा है। वही बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, हफिंगटन पोस्ट, यही सारे एम्पलीफाई करे भाई देश में डिक्टेटरशिप है, मुसलमानों को आजादी जो है वो छीन ली गई है, माइनॉरिटीज को बहुत परेशानी हो रही है मोदी गवर्नमेंट के आने से। इस तरह के नैरेटिव क्रिएट किए जाने लगे, मोदी को डिक्टेटर बताया जाने लगा, फासिस्ट बताया जाने लगा। अरे भाई, डिक्टेटरशिप का मतलब समझते हो? अगर डिक्टेटर होता तो तुम ये प्रोटेस्ट कर पाते, तुम ये बोल पाते। इंदिरा गांधी ने तो सबको बंद कर दिया था इमरजेंसी में 75 के दौरान, 74 के दौरान, उस टाइम तो नहीं बोल पाए। वो था डिक्टेटरशिप, वो होता है। डिक्टेटरशिप होगी तो तुम बोल ही कैसे पाओगे? यहाँ रोज बोल बोल के बता रहे हो डिक्टेटरशिप है, फासिस्ट है,
तो इस तरह से नैरेटिव क्रिएट किए जा रहे हैं, बोल भी रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं, धरना भी दे रहे हैं और कह रहे कि फासिस्ट है, डिक्टेटरशिप है। वाह भाई। इसमें एनजीओ, जो भारत में जो बहुत बड़ी एनजीओ थी, जैसे कि बताया मैंने कि एनजीओ के द्वारा फंडिंग की जाती है, तो भारत में उस वक्त एक बड़ी एनजीओ थी एमनेस्टी नाम से, जो इस तरह के लेफ्ट लिबरल और इस्लामिस्ट जो लॉबी होती है उसको फंडिंग करती थी और इस तरह के धरने में भी फंडिंग कर रही थी। और यहां तक उसने कह दिया था कि भाई भारत में तो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है। हालांकि बाद में भारत सरकार ने उस पर कार्रवाई करी और उसको लगभग देश से निकाल ही दिया। तो सीए का प्रोटेस्ट कुछ खास चला नहीं, पब्लिक में ट्रैक्शन गेन नहीं हुआ और फिर बीच में कोरोना आ गया तो अमित शाह जी ने सब मारपीट के उठवा दिया, चल भाई भाग यहां से, कोरोना मत फैला। पर उसी के बाद लाया गया दूसरा एक्सपेरिमेंट, कृषि आंदोलन, किसान आंदोलन, जिसमें खालिस्तानी लोग भी शामिल थे और बाद में वो खालिस्तानी मूवमेंट के तौर पे भी बदल गया था कि भाई हमको खालिस्तान दे दो। सिर्फ यहीं पे नहीं हो रहा था, उस मूवमेंट का सपोर्ट तो कनाडा में कर दिया, ऑस्ट्रेलिया में कर दिया, यूके में भी कर दिया। तो हुआ क्या था भाई, सरकार जो थी वो 3 कृषि कानून लेकर के आई थी ताकि किसानों को जो है अपनी प्रोडक्ट का, उत्पाद का खुद से मूल्य डिसाइड करने की अथॉरिटी हो। यही तो किसान आज भी कहता है कि भाई जो अलग अलग प्रोडक्ट्स लोग बना रहे हैं, कोई टोमेटो सॉस बना लेगा, कोई आलू की चिप्स बना लेगा, वो तो अपना दाम रख सकता है, लेकिन हम किसान अपने आलू का दाम नहीं रख सकते, वो मंडी में तय होगा, सरकार तय करेगी। ऐसा क्यों? तो सरकार ने यही फ्रीडम दिया था, लेकिन इन्होंने इसी के खिलाफ विरोध किया। उसके आने से होता क्या कि जो भी किसान थे उनकी इनकम डबल होने वाली थी, पर वो हो नहीं सकी। वही टूल किट एक्टिवेट हो गया, जो ग्लोबल मीडिया है उसने इसको एम्पलीफाई करना शुरू कर दिया कि अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप है और सरकार किसानों के खिलाफ है। यहाँ तक कि ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना जैसी सेलिब्रिटीज से उन्होंने ट्वीट करवा दिए, भाई ग्रेटा थनबर्ग किसान है, उसको किसानी का क्या पता, वो तो एक 14-15 साल की बच्ची थी जिसको ये लोग, ये जो ग्लोबल वार्मिंग वाले लोग हैं उसको अपने फायदे के लिए यूज करते थे, उसको अपना फेस बना के इसमें ट्वीट करा दिया। रिहाना गाना गाती है, उसको क्या पता भाई किसान को, उससे ट्वीट करा दिया। इनके पास इतना पैसा होता है, देखिए वो तो छोड़िए, ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना, इन्होंने मियाँ खलीफा से ट्वीट करा दिया। मियाँ खलीफा कौन है आपको तो पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फोटो नहीं लगाऊंगा मैं यहाँ पे। कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, वहां की हाउस ऑफ कॉमन्स में एमपीज ने भारत के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी ट्रूडो के गवर्नमेंट के अंदर, और अपने यहाँ जो खालिस्तानी सपोर्टर्स जो थे उनको हवा देने लगे और उनको संरक्षण देने लग गए थे। इतना बड़ा जो भारत के खिलाफ एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की गई। तो ये नैरेटिव जो है सिर्फ किसानों का ही नहीं रह गया था, बाद में इसमें सिखों को भी लिया गया कि सिखों के खिलाफ है भारत सरकार। तो दबाव चूंकि ज्यादा बढ़ गया तो अल्टीमेटली मोदी जी को और भारत सरकार को ये जो तीनों कृषि कानून थे वो वापस लेने पड़ गए। अब इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ देश का, यही तो वेस्टर्न वर्ल्ड चाहता था। भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, लगभग 60% लोग यहाँ की किसानी करते हैं और किसानी पर निर्भर है। अगर ये कानून आ जाते तो उनकी इनकम डबल हो जाती, तो भारत की इकोनॉमी और बढ़ती। उन्होंने इकोनॉमी को स्लो डाउन कर दिया, लगभग रोक ही दिया, मतलब एक सेक्टर तो रोक ही दिया उन्होंने, अगर दूसरा सेक्टर नहीं रोक पा रहे हैं तो। और ये एक सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर था। और सिर्फ यही बात नहीं थी, इसमें भारत का सुप्रीम कोर्ट का भी जो रवैया था वो बहुत डाउटफुल है। मैं आपको बताता हूँ, जब ये आंदोलन चल रहा था जो किसान संगठन थे वो कोर्ट में भी गए कि भैया सरकार को बोलिए कि इसको वापस ले। तो दूसरा पक्ष भी एक गया, कह रहे कि भाई सारे किसान इसके खिलाफ थोड़ी हैं, तो कोर्ट कह रहे कि भाई सारे किसान तो हमारे पास आए ही नहीं है, हम तो उन्हीं की बात सुनेंगे जो आए हैं। लेकिन चलिए बात बढ़ते बढ़ते बढ़ी और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि हम एक देशव्यापी सर्वे कराते हैं कि कितने किसान कृषि कानून के समर्थन में हैं, कितने विरोध में हैं, फिर उस बेसिस पे एक फैसला लिया जाएगा। सर्वे कराया गया, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में ये निकला कि 80% किसान जो हैं वो देश के, वो इन कृषि रिफॉर्म्स के फेवर में है और सरकार के पक्ष में है, और मात्र 20% किसान ही ऐसे हैं जिनको ये कानून नहीं चाहिए, बल्कि उसमें बहुत सारे ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिनको नहीं चाहिए था वो और भी कम लोग थे। तो अब होता क्या है, लॉजिकली तो ये होना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट को कृषि कानूनों के फेवर में फैसला देना चाहिए था और इनको ये ऑर्डर करना चाहिए था, आदेश करना चाहिए था कि आपका जो प्रोटेस्ट है भाई अनरीजनेबल है, इलॉजिकल है और फैक्ट बेस्ड नहीं है, आप इसको वापस लीजिए। ऐसा नहीं किया उन्होंने। उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने वो रिपोर्ट ही दबा दी, उसको दबा के बैठे रहे, वो उस रिपोर्ट को रिलीज ही नहीं कर रहे। और कब तक नहीं किया उन्होंने, जब तक सरकार पर दबाव बढ़ते बढ़ते इतना नहीं बढ़ गया कि उन्हें कानून वापस लेना पड़ गया, उसके बाद इन्होंने वो रिपोर्ट रिलीज की। तो क्या इसमें कहीं ना कहीं एक मोटिव छुपा हुआ नहीं दिख रहा है? आज जो जुडिशियरी पे सवाल उठते हैं कि भाई किसी एक मामले में ये अलग तरह का जजमेंट दे देता है, किसी दूसरी कम्युनिटी में वो अलग तरह का जजमेंट दे देता है, तो उसके इसी रवैये से तो ये सवाल खड़ा हो रहा है। और ये सवाल तो खड़ा होगा ही, और कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आगे जाके एक वक्त ऐसा आएगा जब जुडिशियरी में रिफॉर्म्स की भी जरूरतें पड़ेंगी। पर अब देखिए डीप स्टेट की ताकत कितनी है। ये लेफ्टिस्ट, लिबरल और इस्लामिस्ट जो लॉबी है
उसकी पहुंच कहां तक होती है, वो कहां तक मैनेज कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक को भी मैनेज कर लेते हैं वो लोग, तभी तो वो रिजीम चेंज करा पाते हैं, नहीं तो कैसे करा पाएंगे भाई। किसी एक देश की सरकार बदल देना इतना आसान तो होता नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज तो बताना रह ही गया, ये 2020 का ही एक किस्सा है। जॉर्ज सोरोस का आपने नाम सुना होगा। जॉर्ज सोरोस जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जो अलग अलग देशों में फंडिंग करता रहता है इसी तरह के रिजीम चेंज के लिए, 2020 में डावोस में इकोनॉमिक फोरम से उसने तो खुले मंच से ये कह दिया था कि भाई मैंने भारत में रिजीम चेंज के लिए $1 बिलियन मतलब तकरीबन 1000 करोड़ रुपए रख रखे हैं और फंडिंग कर रहा हूं। और फंडिंग किस चीज में कर रहा हूं? वहां के एनजीओज में, वहां के थिंक टैंक्स को, मीडिया आउटलेट्स को, ताकि एक नैरेटिव ये क्रिएट किया जा सके कि मोदी और जो बीजेपी की सरकार है वो अनडेमोक्रेटिक है, फासिस्ट गवर्नमेंट है। अडानी वाला मसला भी तभी उठाया गया था कि अंबानी अडानी क्या होता है कि देश के जो बिजनेसेस होते हैं, जो देश की इकोनॉमी होती है, मोस्टली वो उनके पे टिकी होती है। तो ये बिजनेसमैन को करप्ट घोषित कर दो, उनकी क्रेडिबिलिटी खराब कर दो, उनके शेयर प्राइसेस गिर जाएंगे और उनके सामान लोगों में बिकना बंद हो जाएंगे, तो देश का ही नुकसान होगा, देश कमजोर होगा। तो अडानी और अंबानी का नैरेटिव भी उसी दौरान चलाया गया था, हिंडनबर्ग को फंड करके। खैर ये सब चलता रहा और जैसा कि आपको पता है कि मोदी और अमित शाह तो चाणक्य नीति पे चलने वाले लोग हैं। उन्होंने किसी भी मामले में कोई भी हार्श एक्शन नहीं लिया, बल्कि समझ के बूझ के बातचीत करते रहे और धीरे धीरे जनता को यही लगने लग गया कि भाई यही गलत है। क्योंकि जब भी वो कोई मांगे रखते थे तो सरकार कहती थी हम मान रहे हैं, खासकर किसान आंदोलन में, तो फिर वो कहते थे नहीं मांगे, फिर सरकार कहती थी मान ले रहे हैं, फिर वो कहते थे नहीं, अरे भैया तुम्हारा खत्म ही नहीं हो रहा। सरकार जब सारी बातें तुम्हारी मान ले रही है उसके बाद भी खत्म नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये कि तुम्हारा मुद्दा सिर्फ वो मांगों को लेकर नहीं है, आपका एजेंडा कुछ और है। तो अब आ जाता है 2024। ये सारा करते करते जब वो मोदी को नहीं हटा पाए तो 2024 की इलेक्शन में ये नैरेटिव तैयार किया गया कि भाई अगर बीजेपी को 400 आ गया तो वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देगी, और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ तो रिजर्वेशन खत्म कर देगी। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में रिजर्वेशन को सपोर्ट करने वाली एक बहुत बड़ी जनता है। तो चुनाव हुए, कांग्रेस ने तो ये तैयारी कर ली थी कि अगर भाजपा जीत जाती है तो कांग्रेस के सारे जितने भी ऑफिसेज हैं लोकल, वहां से लोग निकलेंगे और प्रदर्शन करेंगे। हालांकि हो गया उल्टा, भाजपा की सीटें कम हो गई और कांग्रेस की बढ़ के 99 हो गई। और जिस तरह का लीडर अभी कांग्रेस का है पप्पू, उसको लगा कि हम जीत गए, हमने भाजपा को रोक दिया, बहुमत नहीं लाने दिया, और इसी में खुश हो गया वो। और ये जितने भी धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट थे वो रुक गए, नहीं हुए। देखिए भगवान भी विचित्र खेल खेलता है, सब तो यही चाह रहे थे कि भाजपा जीते, लेकिन भाजपा नहीं जीती, इसमें देश का ही फायदा हुआ। मतलब जीती तो भाजपा ही, बहुमत नहीं ला पाई। तो इससे जो पप्पू का विपक्ष है उसको ये लगा कि हमने रोक दिया और तत्कालीन प्रभाव से एटलीस्ट उन्होंने अराजकता नहीं फैलाई, तो देश का फायदा ही। लेकिन जब कुछ दिनों में उनका ये खुमार उतर गया कि भाई हम तो जीत गए, मोरल विक्ट्री है और भाजपा को हमने रोक दिया, जब उनको ये दिखने लग गया कि भाई सरकार तो मोदी की है, प्रधानमंत्री मोदी है, पूरी कैबिनेट उसकी है, अब इन्होंने वापस, अब जबकि बिहार का इलेक्शन आने वाला है और भी अन्य राज्यों में इलेक्शन आएंगे, बीच में ये लोग महाराष्ट्र, हरियाणा का चुनाव भी और दिल्ली का चुनाव भी हार गए, तब इन्होंने ईवीएम का रोना शुरू किया कि भाई ईवीएम में ही गड़बड़ी है। वही नैरेटिव इलेक्शन रिगिंग वाला कि इलेक्शन तो रिग्ड है, जो यूक्रेन में चला, जो बांग्लादेश में चला, कि एक तरफा ये चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से इनकी सरकार बन रही है। बाद में जब इलेक्शन कमीशन ने बार बार उनको बुलाया कि भाई हम तो बुला ही रहे हैं, आगे साबित करो कि ईवीएम कैसे खराब है, अब इन्होंने क्या किया, जब एसआईआर लाया गया जिसके तहत में जो इलेक्शन कमीशन है वो जितने भी तरह के फर्जी वोटर्स हैं या जो मर गए वोटर्स हैं या जिनके नाम 2-3 जगहों पे हैं उनकी सफाई कर रही है और सबको कॉन्साइज करके एक कर रही है, वो करने की कोशिश कर रही है। तो ये लोग अब ईवीएम को छोड़ दिया इन्होंने, अब ईवीएम पाक साफ बच गई। अब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन के जो डेटा है और इलेक्शन की जो वोटर लिस्ट है वही गलत है। तो भैया अगर गलत है भी तो उसी को सुधारने के लिए तो इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। दोनों ही तरफ से खेल रहे हो, कह रहे हो कि गलत भी है, वो सुधारने के लिए काम कर रहा है, तो कह रहे कि नहीं वो करना भी नहीं चाहिए। दरअसल इनको डर इसलिए लगा था पहले कि इनको लगा था कि इनके जो मुस्लिम वोटर है, जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान है, जिनको ये लोग ला करके भारत में बसाते हैं और एक तरफा जो वोट करते हैं कांग्रेस को या इंडी ब्लॉक के जो पार्टियां हैं टीएमसी वगैरह, उनको, इनको ये डर लगने लग गया कि हमारे वोटर्स को ही हटाया जाएगा। तो इनकी बातों में कितना कॉन्ट्राडिक्शन है। ये कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गलती भी है, चुनाव आयोग और सरकार ये कह रही है कि भाई इसीलिए तो एसआईआर करा रहे हैं कि जितनी भी गलतियां हैं उसको करेक्ट किया जा सके। तो फिर ये कह रहे हैं कि एसआईआर क्यों करा रहे हो, तुम तो वोट का अधिकार छीन रहे हो। भाई अधिकार कैसे छीन जाएगा, जिसका लिस्ट में नाम रहेगा वोट तो देगा ही, लेकिन जिसका 4 जगह नाम रहेगा उसका कटेगा, जो मर चुके हैं उनका कटेगा, जिन्होंने फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड करा रखा है, जो यहाँ के नागरिक नहीं है, उनका कटेगा।
कि ये वही जो सेम फॉर्मूला इन्होंने यूक्रेन में यूज़ किया, बांग्लादेश में यूज़ किया। पहले स्टूडेंट प्रोटेस्ट का ऑरेंज रेवोल्यूशन लेकर के आए और फिर बाद में इलेक्शन रिग्ड है यही बता दिया, फिर बाद में किसी तरह से उस इलेक्शन को खारिज करवा दिया और फिर से री इलेक्शन करवाए। भारत में भी वही कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी रोज ये कह रहा है कि इलेक्शन रिग्ड था, भारत सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, री इलेक्शन कराना चाहिए, और खुद जो है वो तेलंगाना में, कर्नाटका में, इन जगहों में सरकार बना के बैठा है, तो वहां क्यों नहीं कहता। बल्कि अभी राहुल गांधी ने क्या किया कि एक वोटर लिस्ट कर्नाटका के एक जो है विधानसभा असेंबली का, वहां पे वोटर लिस्ट को लेकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कि भाई इसमें ये गलत है, और जिनके जिनके नाम उन्होंने बताए वो सब लोग मीडिया में आ गए, सामने आ गए। उन्होंने बोला कि हाँ भाई हम पहले वहां रहते थे और अब हम यहाँ पे आ गए थे, तो हमने यहाँ नाम जुड़वाया था और वहां पे कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे रखा है, तो 2 जगह वोट नहीं किया है। बिहार में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि एक महिला को बुलाया और महिला ने राहुल गांधी से ये कहा मीडिया के सामने कि भाई मेरा जो नाम ही काट दिया गया है, ये जो 65 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं उसमें मेरा नाम भी कट गया है। फिर बाद में मीडिया वाले जब इंडिपेंडेंटली उसके घर पे पहुंचे तो उसने कहा कि भाई जो हमारा जो पंचायत का सचिव था उसने हमको कहा था कि यहाँ जाना है, राहुल गांधी के सामने ये बातें करनी है, तो मैंने कर दी। अब भाई हम तो गांव के सीधे साधे लोग हैं, हमको जो बोला गया हमने बोल दिया राहुल गांधी के सामने। फिर पूछा गया तो आपका नाम बोला, हमारा नाम तो है लिस्ट में, हमारे पूरे परिवार का, और हम खुश हैं, हमको तो पहले ही से लिस्ट दे दी गई थी। इस तरह के नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की जा रही है। ट्रम्प भी इससे खुश तो है नहीं, क्योंकि भारत ने जो उसका ट्रेड डील था वो रोक दिया है। दरअसल वो चाहता था कि खेती के मामले में और डेयरी के मामले में वो भारत में आए, पर भारत ऐसा नहीं चाहता और ट्रेड डील हुई नहीं, जिसकी वजह से वो खिसियाया हुआ है और वही मीडिया में हंगामा मचा रखा, वेस्टर्न मीडिया में भी। हालांकि अब भारत इतना स्ट्रांग हो गया है कि वेस्टर्न मीडिया भी उतना खुलकर इसके खिलाफ नहीं बोल पा रहा है, कोशिश तो कर ही रहा है। और वेस्टर्न मीडिया क्या भाई, अपने देश में ही ऐसे लोग हैं, राजदीप सरदेसाई जैसे, अजीत अंजुम, और वो रवीश कुमार तो आजकल गायब ही हो गया, और वो एक ध्रुव राठी नाम का जो जर्मन शेपर्ड जिसको बोलते हैं, ये लोग नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करते ही है। पर जैसे ही डेटा सामने आता है इनका नैरेटिव औंधे मुँह गिर जाता है। इलेक्शन कमीशन ने तो राहुल गांधी को बोल दिया अगर वोट चोरी हो रही है, अगर आपका डेटा जो आप दिखा रहे हो कि वो सही है, तो आप चाहते हो कि जांच कराओ, तो भाई एफिडेविट फाइल करो ना, हलफनामे पे दे दो। लोग कह रहे हैं कि भाई हलफनामे पे क्यों दे, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हम तो कह ही रहे हैं आप जांच करवाइए, लेकिन भाई देश तो कानून से चलेगा ना। अब राहुल गांधी अपने को राजा समझते हैं वो अलग बात है, कानून बना हुआ है कि अगर आपको कोई गड़बड़ी चुनाव प्रक्रिया में लगती है, उसके सबूत वगैरह कुछ अगर आपके पास मिलते हैं, भाई कुछ सबूत मिलेगा तभी तो आपको गड़बड़ी पता चली होगी, तो आप हलफनामे पे, एफिडेविट पे लिख के जितने भी सबूत मिले उसके साथ में दे करके कंप्लेंट डाल दीजिए चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग नहीं मानता है तो सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट डाल दीजिए, तो रूल है, उनको करनी पड़ेगी कार्रवाई। चुनाव आयोग वही कह रहा है कि आप हमको दीजिए, हम जांच करेंगे। बिना दिए जांच कैसे होगी? और ये राहुल गांधी कह रहा है कि भाई मैं तो चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, तो मैं क्यों दूं? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप मानते हो कि आप गलत हो, जो आप बोल रहे हो झूठ है, फैक्ट नहीं है। और अगर आपने हलफनामे पे दे दिया, एफिडेविट में दे दिया, तब तो आप पे कार्रवाई भी हो सकती है भाई कानूनी, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि मेरी जानकारी में जो भी मैं दे रहा हूं ये सब सही है, और गलत पाया जाएगा तो मुझ पे कार्रवाई की जा सकती है। तो अगर आप इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी और ऑपोजिशन पार्टी जो इस देश में आज करना चाह रही है वो कितना अराजक है और हिंसक हो सकता है, और किस तरह से इसके ट्रेसेस आपको यूक्रेन में और बांग्लादेश में मिल जाएंगे कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने किस तरह से वहां रिजीम चेंज कराया, और मोदी को वो आज वहां किस तरह से वो रिजीम चेंज कराना चाहते हैं। करा नहीं पा रहे वो अलग बात है। क्यों नहीं करा पा रहे? क्योंकि भारत की डेमोक्रेसी जो है वो बहुत बड़ी है। ये तो सोरोस ने भी कह दिया था कि भाई हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इम्पैक्ट उस तरह का नहीं आ पा रहे, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, डाइवर्स है। बिहार का कल्चर अलग होगा, यूपी का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, तमिलनाडु, तेलुगु, कर्नाटका का अलग है। तो इनको ये समझ में नहीं आता कि, और भारत के लोग पॉलिटिकली इतने मैच्योर हैं कि वो इनके ये नैरेटिव्स में फंस नहीं रहे। और हमारे यहाँ जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है आजकल, तो घर घर में हाथ हाथ में मोबाइल है, ट्विटर आ गया है, तो सबको जो एक इन्फॉर्मेशन कहीं से आती है, अगर आप चाहते हो तो उसका क्रॉस वेरिफिकेशन बहुत ईजी हो गया है। लेकिन यही बात समझने की है कि जो राहुल गांधी ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन रिग्ड है, वोट चोरी हो गया, ये कोई डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल प्लेबुक का हिस्सा है। और उनका सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि भारत में भारतीयों की सरकार को गिरा दिया जाए। वो सरकार जो स्वदेशी के लिए काम करती है, जो अपने भारतीय होने पर गर्व करती है, और वैसे लोग जो उनके साथ जुड़े, उस सरकार को गिराकर अपना एक पपेट बिठा दिया। जब राहुल गांधी तो पपेट ही है भाई,
उसके पास कितनी बुद्धि है, उससे ज्यादा जानकारी और अकल तो एक 15 साल के बच्चे को होती है हमारे देश में। तो वैसे आदमी को बिठा देंगे, वो प्रधानमंत्री बनकर खुश हो जाएगा कि हम सत्ता में हैं, अपना करप्शन तो करेगा ही वो, जिस तरह से वो हमेशा करता रहता है। और बाकी विदेशी कंपनियां और जो फॉरेन की गवर्नमेंट्स हैं अलग अलग डील्स करके लूटती रहेंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, नैरेटिव भी नहीं, मतलब कोई आ भी नहीं पाएगा मीडिया में भी, मीडिया भी कंट्रोल करेंगे वो लोग, क्योंकि तब तो कोई फासिस्ट है चिल्लाएगा नहीं, तब तो कोई अनडेमोक्रेटिक है सरकार ये चिल्लाएगा नहीं, अभी चिल्ला रहे हैं। तो यहाँ जिम्मेदारी हमारी भारतीय नागरिक के तौर पे बन जाती है कि हम किसी नैरेटिव में फंसे ना, कोई भी जब इन्फॉर्मेशन आती है तो उसका काउंटर व्यू क्या है उसको भी जांचें। राहुल गांधी कुछ कहता है तो इलेक्शन कमीशन ने उस पर क्या कहा है, क्या जवाब दिया है, वो लॉजिकल है नहीं है, वो पहले आप सुने जाने, उसके बाद अपना दिमाग लगा करके ये डिसाइड करें कि भाई कौन सही कौन गलत बोल रहा है। अगर हम एक तरफा सुनेंगे तो एक तरफा बात ही सही लगेगी, या तो इलेक्शन कमीशन की सुनेंगे तो वो सही लगेगा, राहुल गांधी की सुनेंगे तो वो सही लगेगा, पर जवाब तो दे ही जा रहे हैं और लगातार दिए जा रहे हैं। जहां तक मेरा मानना है, ये साफ साफ दिख रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में, और राहुल गांधी इसमें सबसे आगे हैं, लीड हैं। वो किसी तरह से चाह रहे हैं कि ये सरकार को गिरा दिया जाए, जैसे यूक्रेन में गिरा दिया गया था, या कोर्ट से खारिज करवा दिया जाए और री इलेक्शन करा के और वो खुद सत्ता में बैठ जाए। पर आपको क्या लगता है, क्या मैंने जो बातें कही वो सही है? क्या राहुल गांधी विदेशी हाथों में खेल रहे हैं? क्या वो एक पपेट हैं? या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि वोट चोरी हो गया, इसका सही में कोई महत्व बन रहा है, या ये लोगों के साथ जुड़ रहा है, या लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं? आपके इस बारे में क्या विचार हैं, कमेंट करके बताइए। आपको किस विषय पे मुझे देखना है नेक्स्ट डिस्कशन करते हुए, वो भी कमेंट में हमें लिख के भेजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो करिए ही, और आपको लगता है कि ये बात किसी तक पहुंचनी जरूरी है तो वहां तक शेयर भी करिए। मक्केश्वर अवेकन्स को मैं एक यूट्यूब चैनल की तरह नहीं चला रहा हूं, बल्कि ये एक जन जागरण का आंदोलन है, और अगर आपकी अंतरात्मा अभी जीवित है तो आप भी इस आंदोलन का हिस्सा हैं। नमस्कार।